जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। आज तारीख़ है 20 अप्रैल और सन है 2026। जी, और हम जो सिलसिले पे शुरू हुए हैं, बातचीत का आगाज़ हमने कर रखा है, वो है बेबीलोनियन सुमेरियन खाज़ेरियन माफिया एंड देयर कैप्चर ऑफ द होल वर्ल्ड। टाइमलाइन से हम इसको देखते चले जा रहे हैं। हमने बहुत सारा कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने देख लिया है कि याफूस अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो अश्केनाज गॉग टर्क जो हैं वो किस तरह से आते हैं टर्की से और फिर आके इस दर्रे से गुजरे होंगे यकीनन, और यहाँ इस पूरे इलाके में फैल जाते हैं, जिसको ये खाजेरिया कहा जाता है। खाजेरिया, ठीक है। बिकॉज इन गॉग टर्की जो टर्की से निकलते हैं और इस से गुजरते हुए यहाँ पर इस पूरे इलाके में घूम फिर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं, वो इलाका जो है वो खाजेरिया के नाम से इसलिए मशहूर हुआ कि इन गॉग टर्क की जो असल में ज़बान थी ना, वो थी खाजेरिया, ठीक है। दैट्स वाई इनको खाजेरिया का नाम दिया गया, लेकिन नस्लन वो खाजेरिया कोई नस्ल नहीं है, ज़बान की वजह से है। अच्छा, फिर आ जाते हैं गॉग टर्क पर। जाहिर है खाजेरिया में जो ये लूटमार ग्रुप था वो गॉग टर्क थे और दे केम फ्रॉम टर्की। टर्की वॉज पार्ट ऑफ इस दिस बेजेंटाइन या बेजेंटाइन जो है एम्पायर, ये जो ईसाई रोमन ये एम्पायर है रोम की, वो इस एम्पायर का हिस्सा था टर्की। लिहाजा टर्की यहाँ आपको इस नक्शे में नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पुराना नक्शा है जो इसको फोकस कर रहा है। तो उस वक्त के लिहाज से जो सूरत हाल थी, इलाके थे, उनके नाम थे, वो यहाँ वाजे हो रहे हैं। तो जो बिजेंटाइन एम्पायर है, रोमन ईसाई रियासत यहाँ मौजूद है, आप देख रहे हो, तो वो वहाँ से, वो टर्की उसका पार्ट था, वहाँ से ये गॉग टर्क आके इस इलाके में फैलते हैं। और मैं बता चुकी हूँ कि वो किस किस्म के थे। वो जाइंट्स थे, वो खौफनाक बर्बरियत और वहशत से भरे भरे हुए लोग थे, जिनको गॉग मगॉग कहा जाता है या याजूज और माजूज कहा जाता है। बात हो गई। अब इस पूरे इलाके में याजूज माजूज अपनी तबाही फेर रहे हैं। अब इनका जो मेन सिटी है जहाँ पे इनका हेड बैठा हुआ है वो अटिल है। ये इलाका अटिल, ATIL, अटिल, ठीक है ना, ये है जहाँ पे ये बैठा हुआ है। अच्छा, किसी को अगर ये देखे पिक्चर्स चाहिए ना, मैं आपको अपना ट्विटर का हैंडल जो है ना नीचे लगा दूंगी, ट्विटर का हैंडल, मेरे ट्विटर का। तो ट्विटर के हैंडल में आप जा कर के, मैं जब ट्वीट वहाँ पे करूँगी तो नीचे पिक्चर भी वहाँ लगा दूंगी ये, ठीक है। तो वहाँ से आप, और लिंक भी दे दूंगी इन मैप का जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और ये इसका पिक्चर वहाँ दे दूंगी। आप इस पिक्चर को वहाँ से लेकर अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं और जूम आउट करके वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे अभी भी जो इनको मोबाइल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी जूम करके देख सकते हैं कि ये अटल है। अच्छा जी, तो यहाँ कैपिटल अटल में आप देख रहे हो कि इधर पीछे सारा ये खाजेरिया का इलाका है, पीछे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाते हैं। यहाँ पे रोमन ईसाई बादशाहत है, टर्की इसके साथ है, फिर ये नीचे आज़रबाईजान है, यहाँ पर काज़िकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान का इलाका है, ठीक है। और नीचे आप आगे नक्शे को खोल के मैं दूसरे में दिखाती हूँ, नीचे मेसोपोटामिया है। तो सारी दुनिया तकरीबन आप देखें, अगर इस तरफ समंदर है, इस तरफ समंदर है, दरमियान में पहाड़ है, दरमियान में एक दर्रा है और पीछे ये है। अगर इस दर्रे को दीवार जो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाई थी उसको तोड़ दिया जाए तो ये निकल के इन पूरी दुनिया में फैलेंगे या नहीं फैलेंगे? एक तरह से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, जो कि ये फैल चुके हैं। अब देखें, मैं आपसे 18 को जो प्रोग्राम था उसमें मैंने बात की थी कि हम डॉक्टर रसा विहारी के काम को आगे लेके जाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे इसी गॉग मगॉग के ऊपर, कि कैसे यूरोप में फैले, ये पूरी दुनिया में फैल गए। अब लेकिन यहाँ पर जब दीवार बनी हुई है तो वो कैसे, अब वो दीवार कब टूटी है, क्या हालात है, मैंने आपको देखें, मैंने पहले नक्शा आपको ये दिखा दिया है कि ये अगर दीवार तोड़ दी जाए तो ये इस दीवार से आके ये गॉग मगॉग पूरी दुनिया में फैलेंगे। समझ आ गई? हाँ, until and unless somebody chooses this Atal to surpass this main land of Khazaria
and then go into the sea and go into the rest of the world. तो जो अटल से गुजरेगा उसको तो फिर देखना ही पड़ेगा ना, याजूज माजूज की तबाही, वो का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब ये जाहिर है आ रहा है जहन में कि अगर दीवार जो है वो टूट गई थी तो तभी ये बाहर निकले होंगे। जाहिर है ये सब कुछ कर रहे हैं भाई, दीवार बनने के बाद भी उनकी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी और सारी हैं। वो अपने इलाके में, मैंने जैसे कहा कि अटल के इलाके से जो यहाँ से गुजर के आएगा समंदर से, फिर इधर से उसको अटल से गुजरना पड़ेगा, फिर दूसरे समंदर से वो फिर पूरी दुनिया में आगे फैलेगा। लेकिन अगर कोई नहीं आना चाहे, जाहिर है नहीं आना, इसको अवॉइड नहीं कर सकते फिर ना। अब पहले तो दरे की दीवार थी, वहां से वो लोग चले जाते थे इधर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। अब वो तो बंद कर दी हजरत जुल्करनैन ने, लेकिन उनकी तबाहियां यहाँ गोग मगोग की जारी हैं। ठीक है, अब यानी कि 610 में देखें इस्लाम आया है। तो आप कहेंगे 610 से पहले तबाहियां कर रहे थे तो दीवार बनी हुई थी तो कैसे तबाहियां? वो इस इलाके में कर रहे थे, वो इस इलाके में कर रहे थे। जब दीवार बनी हुई थी तो वो सिर्फ इधर तक महदूद थे, वो दर्रे के इस तरफ नहीं आ सकते थे। यहाँ ईरान था, बेजेंटाइन एम्पायर है, मेसोपोटामिया के इलाके हैं, तुर्कमानिस्तान है, वो इनमें नहीं जा सकते थे। ठीक है, जब दीवार टूट गई ना तो उसके बाद एक बहुत बड़ी जंग वो करते हैं। वो इन पहाड़ों के इस तरफ ईरान है, उन्होंने इनसे मुआहदा किया था कि पहाड़ के उस तरफ आप होंगे, इस तरफ हम होंगे। तो लेकिन बैटल ऑफ नैनवा के अंदर क्या हुआ, ये लोग इस दर्रे से गुजर के ईरान जाते हैं और ईरान पर चढ़ाई करते हैं, उसको तबाह और बर्बाद करते हैं। तो ये जो गोग टर्क हैं, अगर दर्रे में दीवार होती तो बैटल ऑफ नैनवा कैसे होती, वो ईरान कैसे जाते, ये गोग टर्क कैसे जाते? और बैटल ऑफ नैनवा आप पूछेंगे वो कब हुई? देखो बैटल ऑफ नैनवा जो है ना 626 ईस्वी में हुई। ठीक है, बैटल ऑफ नैनवा 626 ईस्वी में होती है। और इस्लाम कब आया है? 610 ईस्वी में। गौर से सुनना, इस्लाम कब आया है? 610 ईस्वी में। बैटल ऑफ नैनवा होती है 626 में, जिसमें ये गोग मगोग, इधर दीवार नहीं है इसीलिए वो जाते हैं ईरान और ईरान में करते हैं जंग जाके, और वो 626 में हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 610 ईस्वी और 626 ईस्वी, इसके बीच में कोई ऐसा साल है जिसमें ये दीवार टूट गई है। मैंने आपको एक हदीस शरीफ बताई थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के इशारे से दायरा सा बना के दिखाते हैं कि वो इतना बड़ा सुराख जो है ये गोग मगोग इस दीवार में कर चुके हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जो पर्दा फरमाते हैं वो 632 ईस्वी हैं। समझ आ रही है? टाइमलाइन पे चलो, 632 ईस्वी का साल है। 632 ईस्वी के साल दुनिया से वो पर्दा फरमाते हैं। तो वो उससे पहले 626 में दीवार टूट चुकी है, उससे पहले 626 से भी पहले दीवार टूट चुकी है। तो इसका मतलब है वो हदीस शरीफ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की होगी 626 और 610 के दरमियान में किसी साल, और फिर इसी सालों में से किसी साल में वो दीवार टूट गई और 626 में ये गोग मगोग इस दर्रे से दोबारा गुजर करके जाते हैं और ईरान के इलाकों में दाखिल हो जाते हैं। जाहिर है ये जो बैटल ऑफ नैनवा 626 में तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं ना कि बाद में दीवार बनी है, नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, वो तो बहुत पुरानी बात है हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम वाली। जाहिर है जब मैंने आपको हदीस शरीफ बता दी कि हाथ के इशारे से वो बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुराख जो है इतना हो चुका है, तो मतलब वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे होंगे जाहिर है इसको तोड़ने की दीवार को। तो वो कामयाब हो जाते हैं जब ही वो ईरान में दाखिल होकर बैटल ऑफ नैनवा करते हैं, ये नैनवा की जंग करते हैं, बड़ी मशहूर जंग है हिस्ट्री में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन 610 AD एंड कितना 626 AD, इनके बीच में कोई साल है जब वो दीवार टूट गई है और वो निकल के फैल चुके हैं। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं साल आगे पीछे भी हो जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से
पर्दा फरमाने के बाद कोई साल ऐसा है कि जिसमें वो बाहर आए हैं, और बैटल ऑफ नैनवा के फिर साल आपको आगे थोड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन सालों में वो आए हैं, क्योंकि मैं एक और भी यहाँ पे है मामला कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो है ना, वो एक लश्कर भेजते हैं कि जा कर के आप लोग देखें कि इस इलाके में वो दीवार मौजूद है या नहीं। तो जब वो वापस आके उनको रिपोर्ट करते हैं तो बताते हैं कि दीवार गिर चुकी है, टूट चुकी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं उनके ज़माने से पहले, मैंने वही बात की ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के फ़ौरन बाद वो दीवार टूटी है, ठीक है। अब वही बात है कि 632 और 610 के बीच में कहीं ना कहीं ये दीवार टूट गई है। और बैटल ऑफ नैनवा को भी थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में साल आगे पीछे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैटल ऑफ नैनवा हो नहीं सकती, चाहे वो 640 में हुई है, ठीक है ना, लेकिन वो हो नहीं सकती अगर ये दीवार यहाँ पर मौजूद होती। तो दीवार गिर गई थी, इसीलिए ये गोग मगोग इस दर्रे से गुजरे हैं और ईरान में एंटर हुए हैं, और ईरान में उन्होंने तबाही और बर्बादी बचाई, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि दीवार बनने के बावजूद वो इस इलाके में तबाही बर्बादी कर रहे थे जो इधर उनके मेन सिटी या मेन लैंड से गुजरता था। बाकी दर्रा बंद हो गया था, वो पूरी दुनिया में नहीं फैल सकते थे, ठीक है। यानी उनकी वहशत और बर्बरियत का एरिया बहुत छोटा था, लेकिन वो कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पहले ये था कि डबल था, वो अपने इस इलाके में भी करते थे और दर्रे के अंदर से जो काफिले गुजरते थे वहाँ पे भी करते थे, पर दर्रा बंद हो गया तो वो इधर नहीं आ सकते थे, इनका एरिया बदमाशी का कम हो गया, ठीक है। तो कहने की बात ये है, अब जब दीवार गिर गई बिटवीन यानी कि 640 तक आप कह लें वो दीवार गिर गई है। बल्कि ये अगर हिस्टोरिकल आप सारा वो हदीसों का वो सारा देख लें तो डाल डुल के वो यही हो जाता है कि 640 के बीच के कोई ज़माना होगा ईस्वी का जिसके अंदर ये दीवार जो है वो गिरी है। और बैटल ऑफ नैनवा के साल भी आगे कर सकते हैं, यहाँ हिस्ट्री बताती है कि 626 में बैटल ऑफ नैनवा हुई है। आप आगे पीछे तारीखें होती हैं हिस्ट्री के कैलेंडर में, तो इट डजेंट मैटर। लेकिन बात जो कहने की मतलब है कि बैटल ऑफ नैनवा हुई है और ये यहाँ से इस दर्रे में से गुजरे हैं और ईरान गए हैं और वो जंग हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीवार जो है वो टूट चुकी थी जब भी वो बैटल ऑफ नैनवा हुई। मेरे कहने का मतलब ये है, अब जितनी आप लोग जो है ना उसमें जाएंगे कि जनाब ये जो है ना मतलब ये वाला कंसेप्ट देखिए, लकीर की फ़कीर मत बने। आप लोग अपना दिमाग खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर किसी को अपना शऊर दी है, अकल दी है, और जोग्राफियाई हालात और वाक़ियात को देखते हुए आप अपनी राय कायम कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक अपना नूर बसीरत देता है इंसान को, उसको इस्तेमाल करे तो पता चल जाता है कि मामलात जो हैं वो क्या थे क्या नहीं थे। तो चलिए जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि 640 से पहले पहले के हालात में ये दीवार गिर चुकी है और अब वो पूरी दुनिया में इधर उधर तबाहियाँ फैला रहे हैं। अब तक किसी इलाके में है, फिर वो यूरोप में एंटर होंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले के हालात क्या हैं कि जब दीवार गिर गई है और वो खूनरेजी में उनका दोबारा से अपना कार्रवाइयाँ शुरू हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, या अपनी शनाख्त तब्दील कर लेते हैं। यकीनन वो अपना जो नाम है ना गोग टर्क, उसको चेंज करके वो खाजेरिया अपनाएंगे, फिर मुख्तलिफ नामों से वो यूरोप में जाएंगे। इसी के ऊपर रसा विहाड़ी का काम है, ठीक है, डॉक्टर रसा विहाड़ी का। तो अब हम देखते हैं कि वो रसा विहाड़ी जो हैं वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब वो उनका सारा काम जो है ना खाजेरियन माफिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जाहिर है ये गोग टर्क जो हैं ये अश्केनाज है ना, गोग की औलाद है अश्केनाज। अश्केनाज कौन है? अश्केनाजी यहूदी। अश्केनाजी यहूदी जो हैं वो गोग टर्क हैं जो इस इलाके में हैं, जो याजूज और माजूज हैं। तो गोग मगोग अश्केनाजी ज्यू हैं, अश्केनाजी ज्यू हैं। आज दुनिया में ये जिस नाम से हैं अश्केनाजी ज्यू, जहां आप नाम सुने ना कि ये बंदा कौन सा यहूदी है, फलाना अश्केनाजी ज्यू है, तो आप समझ जाएं कि ये अश्केनाजी ज्यू जो है ये गोग टर्क है और ये
इसका ताल्लुक असल यहूदियत से नहीं है, मेसोपोटामिया से नहीं है, ये ईस्टर्न यूरोपियन ज्यू है जो इस इलाके से आया है। अब बात को अपने जहन में आप लोग इस बात को अच्छी तरह बिठा लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सिलसिला है, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो ये सिलसिला था, ये कार्रवाई जो है वो शुरू है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें हम आगे चलते हैं कि रज़ा बिहारी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अश्केनाज़ी जो हैं वो खाज़ेरिया से आए हैं। एक तो ये वो कहते हैं, अपने जहन में रखो कि अश्केनाज़ जो हैं वो खाज़ेरिया से आए हैं, अश्केनाज़ी ज्यू। और दूसरा अश्केनाज़ी ज्यू देखो, उसमें एलीट भी है, नॉर्मल इंसान भी है, लोअर भी है। तो वो कहते हैं जो इसमें एलीट है ना अश्केनाज़ी ज्यू में, वो खाज़ेरियन माफिया बनता है। अभी आज तक आप लोगों से मैं खाज़ेरियन माफिया करती रही हूँ। तो अश्केनाज़ी ज्यू का जो एलीट ग्रुप है ना, वो क्या बनता है, खाज़ेरियन माफिया। अच्छा, फिर आगे आप चलो तो पता चलता है, वो कहते हैं कि जो सिलसिला है, स्टडीज तो ज़ाहिर की गई हैं, ठीक है ना। 2 स्टडीज जो हैं वो साइंटिफिक पेपर इनके ऊपर लिखे गए हैं, क्योंकि जब दुनिया ने देखा कि ये जो यूरोप के अंदर ये जो अश्केनाज़ ज्यू है ना, हर चीज़ में इनका नाम निकल रहा है। यानी बैंक ये बना रहे हैं, इमारतें ये बना रहे हैं, फ़लसफ़े पर ये छाए हुए हैं, तारीख़ में ये आगे हैं, ये आए कहाँ से हैं? और फिर ये सुलीबी जंगें भी यही करते हैं, ये ज़ायनिस्ट भी यही बनाते हैं। यहूदियत में ये तलमूदी तलमूदी तोरा ज्यू की बजाय तलमूदिक ज्यू का एक फ़िरका बनाते हैं, और जो तोरा है उसकी जगह ये तलमूद बनाते हैं। तो इतने इनके काम हैं यूरोप में, इन्होंने किए हैं। ईसाइयत के साथ इन्होंने क्या क्या गेमें की हैं, जो मैंने अभी आपसे कही कि सुलेबी जंगों से लेकर, ठीक है, नाइट ऑफ टेम्पलर जो इन्होंने बनाए, ज़ायनिस्ट बनाए, ठीक है। और इसके साथ साथ बैंकिंग का निज़ाम, पेट्रोल का निज़ाम, इमारतों के बनाने का, तारीख़, आर्ट, सकाफत, हर चीज़ में ये घुसे, हाँ, कंट्रोल किया तमाम इदारों को। इस सारे यूरोप को कंट्रोल करने, इनके इदारों को कंट्रोल करने में जो खाज़ेरियन माफिया है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर लोगों ने देखा कि रिसर्च करें कि आए कहाँ से। अच्छा, ज्यू क्या कहते हैं, जो यहूदी हैं वो ज़ाहिर इनको कवर अप तो देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उसी में से ये है एक अश्केनाज़। अश्केनाज़ जो है वो उसी में से है एक, ठीक है। उन्हीं 12 कबीलों में से एक बेटा था, उसमें एक कबीला बना अश्केनाज़ है। यानी कि 12 बेटों के ही अंदर से ही एक कबीला है कोई अश्केनाज़। तो ज्यू इनको कवर अप करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात है, आप गूगल भी कर लो, जो पता चलेगा आपको। पहले तो यहूदियों की आपको किस्में भी मालूम होनी चाहिए कि कितने 7 किस्म के यहूदी हैं, ठीक है ना। 7 किस्म के यहूदी हैं ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब उसमें देखो, फोनेशियंस हैं या सफार्डिक ज्यू हैं। कौन से? फोनेशियंस या सफार्डिक ज्यू। इनको कहा जाता है कि ये असल यहूदी हैं, फोनेशियंस, ठीक है ना। यूरोप में इनका नाम आपको मिलेगा, फोनेशियन ख़ानदान था पूरा। तो ये है रोमन सफार्डिक ज्यू हैं, रोमन सफार्डिक ज्यू हैं। अच्छा, फिर दूसरे आते हैं मगरबी ज्यू, ये शुमाली अफ्रीका में इनका ओरिजिन है। फिर जो है इथोपियन ज्यू हैं, ये इथोपिया में हैं। फिर आगे आते हैं यमनाइट्स हैं, वो यमनी ज्यू हैं। फिर मिज़राही हैं, वो क्या हैं? वो रसा बिहारी कहते हैं कि असल मिज़राही ज्यू असल ज्यू हैं, वो ईरान, इराक, फ़लस्तीन में हैं। अच्छा, फिर कुर्दिश ज्यू हैं जो शाम और तुर्की में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे डार्क स्किन वाले हैं, यानी कि, और फिर एक है अश्केनाज़ी ज्यू, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये माफिया वाले। अच्छा, ये इनको शामिल कर दिया जियो ने अपने ज्यूज़ ने, या जो यहूदी लोग हैं उन्होंने अपनी उसमें लाइन में तो शामिल कर लिया कि ये भी ज्यू है। लेकिन आपको पता है यहूदियत का क्या कानून है
कि आप जो है, अगर आपका बाप यहूदी है, दादा यहूदी है, परदादा यहूदी है, पड़दादा यहूदी है, पीछे से सारी नस्ल यहूदी है और वो 12 कबीलों से निकली है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, तब आप यहूदी हो सकते हो, कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग यहाँ से गोग टर्क उठ करके गुजर के इस दर्रे से इस दीवार को तोड़ के पूरी दुनिया में छाते हैं और उससे पहले वो यहूदियत इख्तियार करते हैं। अब उनकी यहूदियत को अपना भी लिया जाता है, छुपा भी लिया जाता है और उनको अपनी शाख में भी डाल दिया अश्केनाज़ी। अच्छा, अश्केनाज़ी जो है ना, उनकी एक फीचर्स है कि वो बोथ फेयर कलर के हैं और उनके ब्लॉन्ड बाल हैं, ठीक है ना, सुर्ख बालों वाले, गोल्डन बालों वाले हैं ये, इनकी औरतों और मर्दों के बाल, और बड़े फेयर कलर के लोग हैं ये। बाकी जो असल ज्यू है ना, वो रेडिश डार्क थोड़ी स्किन वाले हैं। वो जितने मैंने आपको बताए, सफार्डिक, मगरबी, इथोपियन, यमनाइट्स, मिज़राही, कुर्दिश, वो सारे डार्क स्किन वाले हैं। अच्छा, अब ये भी फ़र्क देखो कितना ज़्यादा पाया जाता है कि अश्केनाज़ के फीचर, रंग और रंग वगैरह बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं, 6 के 6 से यहूदियों से। अच्छा, ये अश्केनाज़ गोग टर्क है, गोग मगोग्स हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। तो इस पर ये रिसर्च की गई कि भाई 2 साइंटिफिक पेपर निकले। एक मेन स्ट्रीम था, यानी हुकूमती सरकर्दगी और हुकूमती इदारों ने उसको ओन किया, उसको माना, मेन स्ट्रीम रिसर्च थी। आपको पता है कि पीटीवी क्या होता है, जब उधर से कोई चीज़ निकलती है, सरकारी वर्जन। हाँ, एक वो आर्टिकल है और दूसरा आर्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाला है। तो दोनों आर्टिकल को देखते हैं। जो सरकारी वर्जन है वो तो आपको मेरे बताने से पहले पता चल गया होगा कि उन्होंने अश्केनाज़ ज्यू के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा होगा ना कि ये जो 7 के 7 ज्यू हैं बशमूल अश्केनाज़, वो यहूदियों के 12 कबीलों से हैं। जी हाँ, यही लिखा है उन्होंने ज़ाहिर है जेनेटिक स्टडी थी, ये जेनेटिक स्टडी थी, खून के सैंपल लेकर, डीएनए के सैंपल लेकर रिसर्च की गई थी। डीएनए की रिसर्च में उन्होंने जब जेनेटिक स्टडी की ना, तो उसमें डीएनए में इंसान के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं उसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम्स अगर एक बड़े ग्रुप में एक जैसे हों तो समझ लिया जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो एक ही ख़ानदान से, इन तमाम लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जनाब हमने इन तमाम जीव का ब्लड सैंपल लिया है 7 के 7 ग्रुपों का, और सब में वाई क्रोमोसोम्स जो है ना वो एक जैसे हैं। यानी कि अश्केनाज़ ज्यू भी जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन नहीं है, इधर से उठकर नहीं आए हैं, वो मेसोपोटामिया वाले ही हैं, वो असल ज्यू ही हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं थी, ये सरकारी जो है ना आर्टिकल था और इसको बड़ा मान लिया गया। अच्छा अब दूसरा पेपर भी है, ठीक है। देखो दूसरा पेपर क्या है, उसमें क्या है, उसका नाम क्या है। तो अच्छा, पहले वाले का मैंने शायद आपको नाम नहीं बताया, नाम भी बता दूं तो ज़्यादा वो होता है। तो अच्छा, मेन स्ट्रीम वाला, अच्छा खैर उसको चले, मैं आपको दूसरे पेपर का नाम बता दूँ, वो शायद मैंने मेंशन नहीं किया पहले वाले का नाम यहाँ पे। लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम स्टडी है, अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। अगर आप उसमें लिख लो कि जो वाई क्रोमोसोम्स सबका एक जैसा है, एक यानी कि वो आप लिख लो कि उसमें आप सर्च कर ले गूगल के अंदर सर्च में जाके कि जो उसमें आप लिख लें कि ज्यू एंड नॉन ज्यू जो है ना मिडल ईस्टर्न पॉपुलेशन के शेयर द कॉमन पूल ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, डीएनए हैप्लोग्रुप्स, ठीक है। ये अगर आप लिख लें कि आप उसमें लिख लें कि ज्यू एंड नॉन ज्यू मिडल ईस्टर्न पॉपुलेशंस शेयर द कॉमन पूल वाई क्रोमोसोम्स डीएनए हैप्लोग्रुप्स, अगर आप ये लिखोगे नीचे की मेन स्ट्रीम स्टडी निकल आएगी, यानी कि झूठी वाली। अच्छा, तो वो जिसमें वो कहते हैं कि अश्केनाज़ भी असल यहूदी हैं। अच्छा, मेन स्ट्रीम के बाद एक और स्टडी है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। वो भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी वो स्टडी भी। वो मेन स्ट्रीम स्टडी के अलावा जो दूसरी स्टडी है वो उसका नाम क्या है, मिसिंग लिंक्स ऑफ ज्यूश यूरोपियन एंसेस्ट्री contrasting Rhineland Khazaria hypothesis by Aaron L. Haik. Aaron
एल हाइक, नाम मैंने आर्टिकल का क्या बताया, मिसिंग लिंक्स ऑफ ज्यूश यूरोपियन एंसेस्ट्री कंट्रास्टिंग राइनलैंड खाजेरियन या खाजेरिया बाय एरन एल हाइक। एरन एल हाइक जो है ये राइटर है इसके, यानी रिसर्चर हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी इस आर्टिकल का नीचे कमेंट में, ठीक है। इससे पहले जो पिछला प्रोग्राम है उसमें भी मैंने काफ़ी सारे लिंक डाले, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये एरन एल हाइक, ERANELHIAK, एरन एल हाइक इनका है ये आर्टिकल। उसमें वो क्या कहते हैं, एरन एल हाइक क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये, अच्छा हैं कौन, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, नाम बड़ा है ना, समझ आ रही है। ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये वहां पे पढ़ाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये करते हैं मिक्यूजिक नेथन्स इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक मेडिसिन, ठीक है ना, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, रिसर्च भी करवाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत है। किसी आम बंदे का आर्टिकल आपसे जेनेटिक स्टडी शेयर नहीं की जा रही, किसी आम बंदे की, किसी ऐसे ही किसी इदारे की जेनेटिक स्टडी में कह दूं कि भाई उसने बताया उस जेनेटिक स्टडी ने कि ये जो खाजेरियन हैं वो और अश्केनाजी ज्यू एक हैं, ठीक है, ठीक है ना, अश्केनाजी यहूदी और ये खाजेरियन माफिया एक हैं। तो जनाब ये मैंने आपको तारुफ करवा दिया एरन एल हाइक का। अच्छा, इन्होंने बताया है कि अश्केनाजी यहूदी असल यहूदी नस्ल नहीं है, और ये कि अश्केनाजी असल में खाजेरिया से आए हैं, और ये कि मिडल ईस्ट से नहीं आए। समझ आ गई, किस्सा मुख्तसर। मैं आपको आर्टिकल दे दूंगी, आप आर्टिकल के अंदर ऊपर दिया होता है समरी ऑफ द आर्टिकल, तो समरी ऑफ द आर्टिकल में आप जाके खोल के देखो, जो मैंने अभी आपको कहा है वो उधर लिखा हुआ है कि असल यहूदी नहीं है। असल यहूदी जो मैंने आपको बताया 6 के 6 यहूदी जो शाम, फ़लस्तीन, तुर्की, इराक, ईरान इन इलाकों से हैं, ठीक है, मिस्र इन इलाकों से हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं असल में ये क्या है कि ये मिडल ईस्ट से नहीं आए, ठीक है। अच्छा, ये ज़ाहिर है मिडल ईस्ट से नहीं आए, ये इलाका मिडल ईस्ट तो नहीं है ना, ये ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप का इलाका है जहाँ पे ये थे गोग मगोग। अच्छा, फिर ये बताता है कि इसने, अच्छा ये स्टडी हो गई, इस स्टडी को मैं दे दूंगी, आप पूरा पढ़ लो। अगर किसी जो मेडिकल के शोबे का है या मेडिसिन का है या डॉक्टर्स हैं वो देख सकते हैं जेनेटिक स्टडी को, ठीक है। आगे है यानी कि एलन पोप, ये एक पोप है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है, ठीक है, 10 मिथ्स अबाउट इज़राइल, 10 मिथ्स अबाउट इज़राइल, ठीक है ना, यानी 10 मिथ्स के बारे में कहते हैं कि कौन सी वो 10 मिथ्स हैं इज़राइल के बारे में, उस पर किताब लिखी है। उसमें इन्होंने कहा है कि अश्केनाजी ज्यू जो हैं वो खाजेरिया से आए हैं, खाजेरिया से, एलन पोप ने, ठीक है। इसी तरह एक और राबी है, देखिए यहूदियों में भी ऐसे लोग हैं जो असल यहूदी हैं और वो हकाइक को सामने लाते हैं, क्योंकि उनके साथ गेम की है इन्होंने, इस खाजेरियन माफिया ने उनकी जो तोरा है, असल किताब है यहूदियों की, उसको बदल के तलमूद किया है, बेबीलोनियन तलमूद में चेंज किया है, फिर जादू टूने यहूदियत में लेकर आए हैं, तो जाहिर है उनको होगा। तो एक राबी है, राबी एबे, इनका भी काम है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ये जो ज़बान बोलते हैं ना, अश्केनाज जो है ना, ये जो ज़बान है इनकी, अश्केनाजी यहूदी एक ज़बान बोलते हैं यिडिश, YEDISH, यिडिश ज़बान। वो कहते हैं कि ये ज़बान जो है खाजेरियंस की भी यही ज़बान है। अश्केनाजी ज्यू जो ज़बान बोलते हैं यिडिश, खाजेरियन माफिया के जो यहाँ लोग थे गॉग टर्क, उनकी भी यही ज़बान थी, यिडिश। अब देखिए ज़बान का भी नाम खाजेरिया और यिडिश, तो ये यानी कि थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन एक ही ज़बान है। अगर उर्दू का आज कोई नाम और रख दे, उर्दू का नाम जो है ना कोई डूडू रख दे, ठीक है, लेकिन वो हो उर्दू, तो अब रस्मुल ख़त, ज़बान बोलने का तरीका, ठीक है ना, ये सब कुछ उसमें आपको पता समझ आ जाएगी कि भाई अगर सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है
तो यिडिश और खाजेरियन एक है, इसलिए वो कहते हैं कि ये अश्केनाजी ज्यू जो हैं वो खाजेरियंस हैं। अच्छा, फिर आगे देखिए, वो कहते हैं कि इससे पहले जब ये दीवार देखो टूटी नहीं थी, ये इलाका जो है बंद था, ये इधर ही थे। लेकिन वो कहते हैं कि एक ज़माना आया कि अच्छा, जब ये दीवार टूटी नहीं थी तो यूरोप की तरफ ज्यू नहीं थे। रसा विहारी कहते हैं कि यूरोप में यहूदी नहीं थे, ठीक है ना, यूरोप में यहूदी नहीं थे। तो जब वो कहते हैं कि जब इन्होंने इस इलाके से निकलना शुरू किया और तो फिर जो है वो कहते हैं कि यूरोप में क्या फैला, यहूदियत आया। अब वो कैसे इस इलाके से निकले, वो कहते हैं ना कि बड़े रुसवा होकर तेरे कूचे से निकले हम। हाँ, तो जब चाइना ने इनको मारा और भी अक़वाम ने इनको खींचा तानी, क्योंकि धोखा दही, कत्ल, गारत गरी में मुलविस तंग आ चुके थे, सब मिल के यहाँ से इनको निकाला खाजेरिया से। तो फिर ये निकल के आए हैं, तो ये कहाँ गए, फिर ये इधर गए दोबारा। तो जितने दी खोती उतने आन खलोती, पहले टर्की के अंदर, फिर वो पूरे यूरोप के अंदर फैले हैं, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है ना, यूनान, रोम, इन तमाम इलाकों में फैले हैं वो। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि जब वो यहाँ से निकले हैं ना, उनको ये इनका ये इलाका ख़त्म किया है पूरा, तो तब वो इधर से निकले हैं। वो कहते हैं ख़ात्मा ये हुआ था, वो कहते हैं ख़ात्मा जनाब हुआ है 969 में। कब हुआ है, 969 में, यानी कि पूरा इनके इलाके से इनको निकाला है, पूरा इनकी अजारादारी ख़त्म कर दी है 969 में। अच्छा, वो कहता है कि जब यूरोप में यहूदियत का आगाज़ भी इसी साल से होता है, तो 969 में यूरोप में यहूदियत भी फैल रही है, इसी साल में आ गई है, और ये इसमें इस इलाके 969 में इनका ख़ात्मा भी होता है। तो जब यहाँ ख़ात्मा है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से गए और वहाँ यूरोप में घुस गए और वहाँ पे जाके यहूदियत आ गई। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि उसी ज़माने के अंदर ये यूरोप में यहूदियत भी फैल गई और ये भी ख़त्म हो गए। तो जाहिर है जिसके पास अकल है वो जान सकता है कि 969 में जब ये यहाँ से इनकी इजारादारी ख़त्म कर दी सब ने तंग आकर, तो ये फिर गए हैं और यूरोप में फैले हैं, और 969 में यूरोप में यहूदियत आ गई, जो कि पहले यूरोप में नहीं थी। यूरोप में क्या था, रोम की एम्पायर थी, जो पहले पहले क्या थी, बुत परस्त थी, पैगनिज्म उनका मजहब था, और सितारों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, यही उनके यहाँ था, ठीक है। और फिर उसके बाद ईसाइयत आती है, आपको पता है, रोम के अंदर, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन यहूदियत नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। जो असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं 12 कबीलों में से, वो अपने इन इलाकों में शाम, फ़लस्तीन, तुर्की और मिस्र, लेवांट के इलाके में और अफ्रीका के कुछ इलाके में उधर फैले हैं, लेकिन वो यूरोप में नहीं थे असल यहूदी। तो जब ये यहाँ से 969 में निकले हैं तो फिर यहूदियत बढ़ी है। तो इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि इस बदमाशिया को जब यहाँ ख़त्म किया तो वो बदमाशिया यूरोप में आई। अब यूरोप में जब ये आई ना, तो यूरोप में इन्होंने अपने नाम बदलना शुरू किए। अश्केनाज से इन्होंने मुख्तलिफ टाइटल लेना शुरू किए, ठीक है। वो अश्केनाज वाला तो सिलसिला उन्होंने रखा हुआ था, वो अपनी शनाख्त तो उनकी थी अश्केनाज वाली, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ टाइटल हासिल किए यूरोप में, ठीक है, और एंटर हो गए यूरोप में। अब यहाँ पर जब ये यूरोप में आते हैं तो अच्छा, यूरोप में आते हैं जो पहले नहीं थे। हाँ जी, ये हो गई बात। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि तफसीलन बात होनी चाहिए कि असल में वो कहते हैं कि ये सारी कार्रवाई जनाब, जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया, रसा विहारी कहते हैं कि ये इतना माफिया कैसे बनी, इतने ताकतवर कैसे बने, फिर यूरोप में कैसे आ गए। तो वो कहते हैं कि लूट मार, जैसे मैंने वो आपको बता दिया कि वो कैसे कैसे होती थी, वो इलाके मैंने आपको सारे बता दिए कैसे, उनको ज़रा डिस्कस करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है, वो बता दिए मैंने आपसे। अच्छा, आगे उससे चलते हैं कि ये इस पूरे इलाके में यानी लूट मार इनकी मची हुई थी। यूरोप अभी तक नहीं जाते हम, 969 में नहीं पहुंचेंगे हम, जो है अभी 626 और 640 से आगे 969 तक काफ़ी टाइम है जो इस इलाके में इन्होंने किया है, ठीक है। उस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे, क्या हुआ, यहूदियत कैसे इख्तियार की इन्होंने, क्या मामलात थे, ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा देखो,
कि मैंने आपको बता दिया कि लूट मार करते थे, लूट मार के तरीके भी मैंने बताए कि कैसे करते थे, लोगों को मारामारी करना, उनका सामान छीनना, औरतों और बच्चों को मतलब जो उनके साथ करते थे वो पता ही है आपको। तो और उन लोगों की शनाख्त छीन लेना, ये इनका बड़ा वो था कि अपने हाथ ठहरा कर उनकी शनाख्त चोरी कर लेना और ख़ुद वो बन जाना, ठीक है। यानी शाम को जो है खालिद को किडनैप कर लिया और उसका फिर सामान वगैरह छीन लिया, उसके घर वालों को काट दिए गले और ख़ुद खालिद बन बैठे, समझ के मिसाल दी है। अच्छा, तो ये इनके कार्रवाइयाँ थी जो इस पूरे इलाके में जारी थी, सारी थी। जो दीवार गिरने 640 के बाद जो है फिर वो यूरोप में फैलने का या इस इलाकों में फैलने का सिलसिला हुआ, जंगों का इस तरफ ईरान के साथ सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी वो इधर काफ़ी कुछ कर रहे थे। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि वो किस किस्म की हरकत और सकनात में जो है वो मुलविस थे। अच्छा जी, एक रसा विहारी जो है वो एक और आर्टिकल भी उनका शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि आप विकीपीडिया पे जाओ, वहाँ पे एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, द पेल ऑफ सेटलमेंट, द पेल ऑफ सेटलमेंट, द पेल PALE, द पेल ऑफ सेटलमेंट। मैं भी निकाल के लिंक आपको डाल दूंगी इंशाल्लाह, आप उसमें भी देख लेना। विकीपीडिया पर है। ज़ाहिर है विकीपीडिया पे जो आर्टिकल होते हैं लोग उसके अंदर उनको हक होता है कि कुछ नए हक़ाइक़ उसमें शामिल करें, उन आर्टिकल्स में तहरीफ हो। लेकिन आप लोग अगर उसकी अथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तो आप उनके लिंक्स पर जाएं, लिंक्स को खोल के फिर उधर देखें कि लिंक कहाँ से आया है, तो आपको पता चलेगा। तो काफ़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला ये आर्टिकल है विकीपीडिया पे, पेल ऑफ सेटलमेंट के नाम से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा आर्टिकल ये बताता है कि किस तरह खाजेरियन ने अपना मज़हब तब्दील किया, मज़हब इख्तियार किया। खाजेरिया जो है वो कहते हैं कि इसकी करेंसी जो है ना यामार्क थी और ज़बान यीडिश थी, जो पहले भी मैं आपको बता चुकी, ठीक है। इसमें बताया है कि और यीडिश ज़बान किसकी है? अश्केनाज़ी यहूदियों की। अच्छा, इसमें ये बताया है कि इस आर्टिकल में कि 740 AD में उन्होंने यहूदियत इख्तियार की थी। अब देखो इस्लाम आ गया हुआ है 610, ठीक है, और ये लोग जो है 740 में यहूदियत इख्तियार करते हैं, ठीक है। डेट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इस्लाम जो है उसके काफ़ी ये नहीं कि फ़ौरन आया तो वो फ़ौरन पहुंच गए इधर इनको ऑफ़र करने के लिए कि आप लोग इस्लाम कबूल करें। ज़ाहिर है बहुत बाद में सहाबा कराम के ज़माने में यहाँ पर आए होंगे ग्रुप जिन्होंने इन लोगों को दावत दी होगी ये इस्लाम कबूल करने की। खैर, अगर मेरे ख़्याल में उस वक्त अब्बासीद की शायद हुकूमत ना हो या उमैयाद की, मतलब ये सिलसिला चल रहा था, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद की हालात हैं जिसमें इनको ऑफ़र की गई होगी यकीनन मुसलमानों की तरफ से, और ज़ाहिर है ईसाई ये जो रियासत थी इनकी तरफ से, अम्पायर है इनकी तरफ से। तो लेकिन उन्होंने यहूदियत इख्तियार की, ठीक है ना। 740 में उन्होंने यहूदियत इख्तियार की इस बदमाशिया ने। अच्छा, दरअसल ईरान जो है ना, ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ इन्होंने कि ईरान में इस्लाम आ गया। इससे पहले ईरान में इस्लाम नहीं था, ठीक है ना। मुसलमानों ने आपको पता है ईरान को फ़तह किया था। तो मामलात देखे, मैंने आपको कहा था बाद के मामलात हैं जब इनको इस्लाम की ऑफ़र की गई। तो ये ईरान के इस्लाम लाने के बाद जो है ना उन्होंने ये सोचा कि भाई अब उनको समझ आ गई कि बदमाशिया को कि भाई नए इस्लाम इस इलाके में आ गया है और ईरान जो है अभी इस्लाम के उसमें आ गया, तो उनको एक सपोर्ट हासिल हो गई है मुसलमानों की। और वहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है अरबों का कि ईरान के ऊपर जो फ़तह हासिल की, अरबों का जो तारुफ़ है वो कोई लड़ने बढ़ने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। और अच्छा, तो ये भी इनके जहन में होगा। तो वैसे भी वो काफ़ी मारपीट कर खा चुके थे, मारपीट इनकी हो चुकी थी, ठीक है ना। ईसाइयों से भी हो चुकी थी। अच्छा, फिर वहाँ से चाइना ने भी इनकी मारपीट काफ़ी की थी। तो बचाव के रास्ते काफ़ी इनको कम नज़र आ रहे थे, चालाक मकार भी थे ये। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पे ईसाई हो जाते हैं, इनका मज़हब ले लेते हैं, तो क्या होगा, हम रिसेसिव हो जाएंगे और ये मतलब यहूदी और मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा अच्छा अगर हम मतलब मुसलमान हो जाते हैं तो ईसाई और जो यहूदी हैं वो दोनों हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अच्छा, तो इन्होंने ये सोचा, मकार थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़हब जो है यहूदियत इख्तियार कर लेते हैं, ताकि मुसलमान जो है वो और ये ईसाई बेजेंटाइन ये दोनों
साथ हमारे मिल जाएं दो बड़ी फोर्सेस, ठीक है ना। वो हमें, क्योंकि हज़रत मूसा को दोनों ही मानते हैं, ईसाई भी और मुसलमान भी, तो उन्होंने अपने आप को सेफ समझा बदमाशिया ने कि हम यहूदियत इख्तियार कर लेते हैं, इस तरह दोनों ग्रुप जो है ना, ईसाई और मुसलमान, हमें तस्लीम कर लेंगे, ठीक है ना। फिर जूडिज़म में ये आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज ऑफ हार्ट वाला काम नहीं किया इन्होंने कि भाई दिल से ये वो यहूदी बन रहे थे, ठीक है ना। ये तिजारती मफाद पर, जैसे मैंने आपको कहा, और सियासी मफाद पर ये फैसला किया गया। अच्छा, और जाहिर है ये मक्कार और चालाक तो थे, डीप डाउन जो है ना बहुत कुछ होगा। जाहिर है ये कबाला के माहिर है, जादू टूने और काले जादू के माहिर लोग हैं। तो जाहिर है इस किस्म के जो ये खौफनाक लोग हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम भी कर रखा होगा जिसके ज़रिए से शैतानी क़ुव्वतों की इनको सरपरस्ती हासिल थी कि आप इसके बाद यहाँ यहाँ जाएंगे और यहाँ यहाँ ये अम्पायर्स बनाएंगे और ये मज़ाहिब के अंदर आप ग्रुप्स बनाएंगे। आपने पूरा माफिया बनना है इस इलाके से निकल के, तो आप यहूदियत इख्तियार करें, ठीक है, दोनों आपको कबूल करेंगे और आप अंदर से जाके कार्रवाइयाँ डालते रहें दुनिया पे। तो ये इस सारी सूरत हाल से, यानी कि वो अंदर खाते आगाह होंगे, ठीक है। यानी कि जो उनका ब्लैक एक डार्कनेस है ना, फोर्सेस ऑफ डार्क है ये, तो ज़ाहिर है डार्क फोर्सेस ऑफ डार्क जो है मस्ट बी गाइडिंग देम। कहने का मतलब ये है। तो अपार्ट फ्रॉम तिजारती मफाद और सियासी मफाद, स्पिरिचुअल जो उनका मफाद था वो इससे जुड़ा हुआ था कि जब माफिया बन जाते तो हम, आपको पता है कि वो मज़हब को भी कंट्रोल करती है, सियासत को कंट्रोल करती है, ठीक है ना, हुकूमत को कंट्रोल करती है, वो लोगों की तर्ज माशरत को कंट्रोल करती है, लोगों के खाने पीने को कंट्रोल करती है। यही दौर है, सही है। तो अब वो ये सोच रहे थे कि भाई ये यहूदियत इख्तियार करने से हम एक माफिया बन सकते हैं जनाब, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने ये कर लिया, हालांकि ना इनका कोई लेना था ना देना था, ये टेंगरीज़म इनका वो था। कुछ लोग कहते हैं कि टेंगरीज़म पे इनका बिलीफ था, लेकिन ऐसे जो वैशी दरिंदे याजूज माजूज, इनका क्या मज़हब होगा? वहशियत और बर्बरियत और जुल्म और शैतानियत ही इनका मज़हब हो सकता है ना, इस तमाम सिफात के साथ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी आर्टिकल में द पेल ऑफ सेटलमेंट जो है ना, इसमें ये रोशनी डाली गई है जनाब कि ये किधर किधर गए हैं। यानी कि 969 में जो है ना इन पर, यानी कि ये हिजरत जो है जो 969 से वो कहते हैं, तो ये 969 में यूरोप में जो पहुंचे हैं, कहते हैं कि ये 740 में इसी इलाके में यहूदियत इख्तियार करते हैं। फिर 969 के अंदर इनका यूरोप में बैंड बजना शुरू हो जाता है, इनकी वाह वाह होनी शुरू हो जाती है, इनका नाम होना शुरू हो जाता है। वो कैसे हुआ, इस दरमियान का अरसा, उस पर ये रोशनी डालता है, ठीक है। ये पेल ऑफ सेटलमेंट आर्टिकल है। अच्छा देखो, वो यही कहता है पेल ऑफ सेटलमेंट में, वो कहता है कि ये इतने बाख्तियार हो गए कि यूरोप से निकल कर दुनिया में और बैंकिंग, अद्वियात, पेट्रोल, सियासत, सब पर अपनी इजारादारी कायम की, और बाअसर यहूदियों को जो अश्केनाज थे इस्तेमाल करके उन्होंने होलोकास्ट के ड्रामे से, देखो ना, अलग इसराइल का क़याम भी कर लिया, दुनिया में जंगें लड़ी, पहली दूसरी लड़वाई, ठीक है, उनको फंडिंग की इन्होंने। अच्छा जी, तो अब ये सिर्फ वो नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जो किरदार है ना, आप लोगों को सिर्फ हिटलर का पता होगा, ठीक है, जो बरतानिया में किरदार थे और जो मगरिब में किरदार थे, आप उनकी लिस्ट निकाल लो और उन सब की आप ब्लड लाइन चेक करो, आपको पता चलेगा उनमें से अक्सर व बेशतर अश्केनाज हैं, ठीक है। अश्केनाज हैं बजाते खुद भी, और उन किरदारों को फंडिंग करने वाले जो है ना वो अश्केनाज हैं, उनमें से खुद डायरेक्टली भी अश्केनाज निकलेंगे, ठीक है। जैसे रोथचाइल्ड फैमिली आ गई आगे, आप देखें वो डायरेक्टली खुद भी बताते हैं कि हम लोग अश्केनाज हैं, रोथचाइल्ड। तो इस तरह जो नहीं भी बता रहे हैं, और अगर वो हैं और नहीं भी बता रहे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर कोई नहीं भी है अश्केनाज, उसकी फंडिंग, ठीक है। अब जैसे हिटलर खुद को ईसाई कहता है, लेकिन अगर आप इसकी ब्लड लाइन चेक करो कि ये जो इसकी माँ थी, मतलब कि वो ये नाजायज़ बच्चा था, जिसने इसकी माँ के साथ जो हुआ ताल्लुक़ बना, उससे हिटलर पैदा हुआ, तो वो जो था ख़ानदान वो यहूदी था, वो यहूदी था, उसके घर में इसकी माँ काम करती थी। ये तो तारीख के हिस्से हैं, आप लोग जाइए देखिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तलाश कीजिए। हमें कहते हैं हिटलर ईसाई था, उसने जनाब इसको मारा यहूदियों को और ये किया और वो किया, जनाब वो उसको फंडिंग, उसकी तालीम, इस पर भी मैं एक प्रोग्राम डालूंगी, ये डॉक्टर रसा विहाड़ी का ही काम है, उन्होंने काफ़ी इस पे किया है कि ये हिटलर कौन था,
तो बताते हैं कि किस किस तरह हिटलर को बनाने वाले, उसको पढ़ाने वाले स्कूल कॉलेज जिस इदारों में यूनियन में वो रहा, वो अश्केनाज थे। अश्केनाज उसको फंडिंग करते थे। तो अश्केनाज ने हिटलर बनाया और हिटलर ने आगे क्या कर दिया पता ही है आप लोगों को। तो भाई बड़ी गेमें इस तरह चली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आर्टिकल पूरा बताता है कि ये किस तरह से यूरोप में इन्होंने अपना मुख्तलिफ नामों से अपना असर रसूख अश्केनाज ने, खाजेरिया ने बनाया। अच्छा जी, देखो, अब ये मैंने कहा कि पहली चीज़ जो हमें सहन में रखनी चाहिए कि ये अपने नाम बहुत बदलते हैं। जब भी कोई गलत आदमी होता है ना, वो अपने नाम बहुत बदलता है, ठीक है ना, नाम बड़े बदलता है। मैं अभी आपको मकामी एक मिसाल दूंगी कि अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी, अब ये बंदा भुट्टो पहले आ गया, जरदारी बाप का नाम पीछे रह गया, और क्या पता बिलावल साहब शादी करके उसके जो बच्चे होंगे तो वो डायरेक्ट भुट्टो लिखना शुरू कर दें, हैं, और जरदारी मुकम्मल गायब हो जाए, हालांकि वो दे आर जरदारीज। हाँ, तो ये इनको नाम, अभी मरियम नवाज शरीफ हैं, वो अपना नवाज शरीफ क्यों लिखती हैं, खातून जो है फिर बाद में शौहर का होता है, ये अक्सर बेशतर ऐसे ही होता है। तो मरियम सफदर से वो उधर क्यों चली गई। तो ये मकासद होते हैं जिनके तहत लोग अपनी शनाख्त और नाम तब्दील करते रहते हैं और उसको रिवाज देते हैं। अच्छा, ये तो जाहिर है गोग मगोग याजूज माजूज, ठीक है ना, गोग टर्क खाजेरियंस, ये तो बड़े मक्कार और बड़े वो है, ये जिनके मैंने नाम लिए अभी, शरीफ और जरदारी, ये तो इनके गुलाम है ना, इब्ने गुलाम है, गुलाम भी नहीं इब्ने गुलाम है। हाँ, तो वो जो असल में है वो भी अपने नाम बदलते रहे, ठीक है ना। अच्छा देखो, जब ये यूरोप में इस इलाके से निकल के जाते हैं ना, अपने नाम बदलते हैं कि भाई हमें ऐसा ना हो कि कोई हमें खाजेरियन कहे, याजूज माजूज कहे, तो वो नाम बदलो अपने, गोग मत अपने आप को कहलाओ, क्योंकि लोग पहचान जाएंगे तुम गोग मगोग हो। तुम खाजेरियन मत करो, तुम्हारे इलाका पहचान लेंगे, फिर वहाँ पे तुम गोग थे वो पहचान लेंगे, लिहाजा अपने नामों को तब्दील करो यूरोप में जाते हुए। अच्छा, वहाँ पे पहले पहले जब ये एंटर हुए ना, तो पहले इन्होंने अपना नाम रखा रिशोनीन, कि भाई ये लोग जो है ना रिशोनीन्स हैं। क्या है रिशोनीन, RISHONIM, रिशोनिम, ठीक है, ये नाम इनका RISHONIM, रिशोनिम। अच्छा ये जनाब जी ये नाम इन्होंने रखा। ये जो थे ये क्या थे, ये मजहबी लोग थे, ठीक है, यानी मौलाना फजलुर रहमान वाला ग्रुप था, माफ़ कीजिएगा किसी की अगर एसोसिएशन है तो, यानी कि ये मजहबी जो है ना दहशतगर्द लोग थे। जो पहला ग्रुप ये रिशोनिम के नाम से था। यानी इन्होंने क्या किया, यहूदियों की असल किताब तो तौरा थी, ठीक है, इन्होंने तलमूद किया, ठीक है, उसको रस्मुल ख़त चेंज किया, ज़बान का स्टाइल चेंज किया, तो जो तसव्वुरात आपको फिर तौरा में मिलते हैं वो तलमूद में नहीं मिलते हैं। जो अहकामात वहाँ पर है, यहूदियों के यहाँ सूद लेना जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जायज़ था, ठीक है, तलमूद में जायज़ था। तो ज़बान बदल देने से अहकाम भी बदल गए, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये इन्होंने रिशोनीम कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या था कि अच्छा, ये तो थे यानी कि रेबाइज थे, बन गए थे ना, ये रेबाइज थे। रिशोनीम जो है ये अश्केनाजी रेबाइज हैं। अच्छा, तो फिर जनाब दूसरा नाम जो है इनका जो टाइटल उन्होंने रिशोनीम के बाद रखा, यूरोप में जब ये गए हैं अश्केनाज खाजेरियंस, तो दूसरा नाम जो है इन्होंने रखा वो है क्या है, टोसफिस्ट्स। टोसफिस्ट्स, वाह जी वाह, TOSAFISTS, टोसफिस्ट। दूसरा नाम टोसफिस्ट है। अच्छा, ये भी बता दूं कि रिशोनीम जो है पहला जो इनका टाइटल था, वो ग्रुप जो है ना जादू पे भी किताबें लिखता था, ठीक है। ये दूसरा है ये टोसफिस्ट हैं, ठीक है, टोसफिस्ट आ गए। अच्छा, फिर टोसफिस्ट जो हैं फिर ये इसी तरह से ये आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे अश्केनाज हैं, ठीक है। अब तीसरा नाम जो है, अच्छा, ये टोसफिस्ट जो है ना 12वीं और 14वीं सदी में आ रहे हैं आगे, यानी कि वो कहते हैं जो रेबाइज हैं वो, यानी कि हिब्रू टोसफिस्ट जो है एडिशन, हाँ, हिब्रू का जो टोसफिस्ट एडिशन भी निकाला है टोसफिस्ट ने, ठीक है ना।
अच्छा, ये भी इन्होंने निकाले नहीं, हिब्रू ज़बान का, हिब्रू ज़बान भी चेंज करने का सेहरा इनके सर है, टोसोफिस्ट। अच्छा, तीसरा क्या है? चेचमी, जी चेचमीज़, हाँ, या चेचमी, CHAHMEI, चेचमी। अश्केनाजी जो है अभी चेचमी के नाम है। ये क्या थे? चेचमीज़ कौन थे? ये भी ज़ाहिर अश्केनाज थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेचमी रखा हुआ था टाइटल। अभी इस चेचमी लफ्ज़ का मतलब है वाइज मैन, ठीक है ना। अच्छा, और सागाज ऑफ स्कॉलर्स, ये मतलब है इसका। अच्छा, चेचमीज़ जो है ना, वो इन्होंने स्कूल्स बनाए, तलमुदिक स्कूल वहाँ पे बनाए, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा सिलसिला। फिर चौथा जो है ना, कोर्ट जीव आ गया। ये इन्होंने बादशाहों को उधार देते पैसे, बड़े अमीर लोगों को पैसे उधार देते, और कोर्ट के अंदर अपने बंदे बिठाना, कवानीन को चेंज करवाना, ये इन इदारों को कंट्रोल करने वाले कोर्ट जीव आ गए। तो मुख्तलिफ नामों से, टाइटल से ये यूरोप में एंट्री हुई इनकी। आगे हम बात करेंगे कि ये जो अदवार है ना, वहाँ पे जो अदवार हैं, 6 दौर हैं, उनको अभी अजान हो रही है। 6 अदवार हैं जिसमें ये यूरोप में, पूरे यूरोप को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नामों से दाखिल हो गए हैं, लेकिन अदवार हैं, 6 अदवार हैं जिसमें ये यूरोप में दाखिल हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में। उन 6 अदवार को आगे डिस्कस करेंगे कि ये अश्केनाज किस दौर में किस किस इलाके में गए हैं, और वहाँ पे क्या क्या इन्होंने किस किस बादशाहत को बनाया है, वो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग में। यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो आज की वीडियो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आप देखिए, सुनिए, फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।